जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं एक लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच जो उपस्थित हुए हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ आप लोगों के बीच हम उपस्थित हुए हैं आपके सपनों को एक कदम नज़दीक करने के लिए, उसके दूरी को या फिर मंजिल और आपका जो मेहनत चल रहा है उनके बीच का जो फासला है उस फासला को एक कदम कम करने के लिए। तो इसी के साथ आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के लिए मन में बात चल रहा होगा कि इतने दिन से हम कहाँ थे। लगभग 15 दिन हम अब्सेंट किए। 15 दिन अब्सेंट करने का मतलब यह है कि कोई एग्जाम था, उस एग्जाम को हम थोड़ा सा जो है कि मेहनत कर रहे थे उसके लिए, इसीलिए हम लोग जो है कि 15 दिन अब्सेंट चल रहे थे। लेकिन अब आपका लगातार जो है कि क्लास चलेगा और आपका जो यह 15 दिन जो आपका क्लास अब्सेंट हुआ इसका हमें बेहद दुख है, इसका हमें खेद है। लेकिन जितना वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, जितना कंटेंट हम दे चुके हैं, उतना कंटेंट जो है कि काफ़ी है। भले हम ज़्यादा कोई बड़े चैनल पे नहीं है, लेकिन जितना हम आपको बता रहे हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे तो आप जिस भी सेट में सेट लगाते होंगे तो उसमें आपका अच्छा नंबर आता होगा। और बात रहा बिहार पुलिस का, तभी बिहार पुलिस का जो लेवल चल रहा है वह बिल्कुल लेवल एक बहुत अच्छा लेवल चल रहा है। जो आपको हम बार बार क्वेश्चन का रिकॉल करवाते थे उसमें आपको जीके जीएस में ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम भी प्रश्न देखते हैं और जो है कि हम उसका एनालिसिस करते हैं कि आखिर क्या लेवल चल रहा है किस एग्जाम का। तो अब जो हम लोग का सेशन चलेगा यह बिल्कुल बिहार एसएससी को देखते हुए चलेगा। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और एनटीपीसी वगैरह को देखते हुए यह डेली आपका जबरदस्त सेशन चलेगा। और आपको बता दें कि बिहार एसएससी में आपको बहुत क्वेश्चन टच होगा। ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, आपको हद तक क्वेश्चन टच होगा जिससे कि आपका रिजल्ट बन जाए। यहां तक तो जरूर हम टच करवा देंगे क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आज का क्लास जो है कि वह बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज हम लोग कुछ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को रखने वाले हैं, क्योंकि आज शुरुआत है, इसीलिए हम लोग जो है कि आज कुछ इजी टू मॉडरेट जो एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, अच्छा कोई प्रश्न होता है, वो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वाइट। आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, मेरी हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। मेरी हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। दुनिया के हर कदमों पे आपको सलाम होगा। मुश्किलों का सामना तुम हिम्मत से करना है मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो इसीलिए आप अभी बेधड़क जैसे मेहनत कर रहे हैं, दुनियादारी से आप सब कुछ नाता छोड़ के बस आप किताब को दोस्त बनाइए। यही आपको एक समाज में एक नई पहचान दे सकता है, और इस पहचान मिलने के बाद पूरी दुनिया, पूरा गांव, पूरा समाज आपके पीछे आएगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे मध्यम वर्ग परिवार को आगे उठाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ जो है कि हम लोग आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वह बहुत ही मॉडरेट और इजी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किस शासक से संबंधित है। तो आप लोग को बता दे, जूनागढ़ एक अभिलेख है। जूनागढ़ एक अभिलेख है, याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख का संबंध जो है वह रुद्रदामन से है। किससे है? रुद्रदामन से। बहुत मस्त सवाल है। जूनागढ़ अभिलेख या आपका गिरनार अभिलेख जो है वह किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से, याद रखिएगा। वहीं अगर पूछेगा कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का संबंध किस राज्य से है, तो आप लोग मारिएगा गुजरात। क्या मारिएगा? गुजरात। और गिरनार पर्वत भी जो है ना वो गुजरात महाराष्ट्र इलाके में है, याद रखिएगा। गिरनार पर्वत भी कहाँ में है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका और भी अभिलेख का, तो याद रखिएगा जैसे आपका सबसे बहुत फेमस अभिलेख है एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध जो है वह भानुगुप्त से है। गुप्त शासक भानुगुप्त से एरन अभिलेख संबंध रखता है, और एरन अभिलेख में ही पहली बार आपका सती प्रथा का भी उल्लेख किया गया है। आप लोग याद रखिएगा। आज हम बहुत इजी लेवल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन
कल से आपको धीरे धीरे हाई क्वेश्चन कर देंगे, यानी इजी टू हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देते हैं वहां पर आपको 50 से 60% इजी प्रश्न रहता है, और वहीं पर बच्चा 2-4 प्रश्न गलती कर देता है इजी प्रश्न ही, इसीलिए जो है कि उसका रिजल्ट नहीं होता है, बाद में दिक्कत हो जाता है। तो आप इजी को कभी इग्नोर नहीं कीजिएगा अपने लाइफ में, जब तक आप एक अच्छा एग्जाम पास नहीं कर जाते हैं, उसका मेरिट लिस्ट नहीं आता है, आप एग्जाम पास किसी इजी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्योंकि जितना भी छात्र देखते होंगे जब एग्जाम से बाहर आता है, एग्जाम हॉल से एग्जाम देके, तो वो कहते हैं अरे यार ये प्रश्न इजी था, ये गलत हो गया, ये प्रश्न इजी था, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब आप इजी पे कंट्रोल कीजिए, और बाद में कि हार्ड प्रश्न जो आता है वो सबके लिए हार्ड होता है, ठीक है। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट बिहार एसएससी में अच्छा हो जाएगा। और अभी इसका तुरंत एग्जाम कुछ दिन में ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, आप लोग ये सब तो अपडेट रहते ही हैं, क्योंकि यूट्यूब आजकल बहुत फेमस चीज हो चुका है। उसके बाद फिर आपका जो है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है अगले साल 2025 में फाइनल। उससे पहले जो है कि आपको बिहार पुलिस का नया वैकेंसी देके उसका भी ज्वाइनिंग करवा देगा, बिहार एसएससी का ज्वाइनिंग करवाएगा, सीजीएल भी फिर से आ रहा है, बिहार सचिवालय उसका भी ज्वाइनिंग करवाएगा, बिहार दरोगा फिर से आ रहा है उसका भी ज्वाइनिंग करवाएगा, और ग्रुप डी का भी वैकेंसी आपका बिहार एसएससी के अंतर्गत आएगा, उसका भी ज्वाइनिंग करवाएगा। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। हम लोग जो है कि यह सेशन लगभग 40 मिनट का करेंगे, और बहुत अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे, इजी टू मॉडरेट। बताइएगा अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को वहीं अगर बात करते हैं हम लोग नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बल सीरीज से है। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? गौतमी बल सीरीज से है, याद रखिएगा। वहीं देवपाड़ा अभिलेख जो है किससे है? तो देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? तो बंगाल शासक विजय सेन से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो भारत के अंदर में याद रखिएगा कि वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप के जो लोग भाषा बोलते हैं वह मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा? मलयालम। और लक्षद्वीप जो है वह केरल के पास है। किसके पास है? केरल के पास लक्षद्वीप है। तो इसका मतलब जो भाषा केरल में चलता होगा वही भाषा लक्षद्वीप में चलता होगा। तो याद रखिएगा, केरल का भी राज्य की भाषा क्या है? तो केरल का राज्य की भाषा मलयालम है, और इसलिए लक्षद्वीप का भी राज्य की भाषा क्या है? तो मलयालम है। क्या है? मलयालम है, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट है वह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट है वह केरल के अंदर एर्नाकुलम के हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। केरल में स्थित एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत याद रखिएगा लक्षद्वीप का क्षेत्र आता है, लक्षद्वीप का क्षेत्र। वहीं दमन द्वीप या फिर दादर नगर हवेली जो है वह आपका मुंबई के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मुंबई के अंदर आता है, ये याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह आपका किस हाईकोर्ट के अंदर? तो कलकत्ता हाईकोर्ट। कौन हाईकोर्ट? कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगर क्वेश्चन पूछे कि शास्त्र भाषा की संख्या कितनी है, तो शास्त्र भाषा की संख्या वर्तमान में जो है याद रखिएगा कितना है? तो वर्तमान में 6 है। कितना है? 6 है। शास्त्र भाषा की संख्या कितना है? 6 है। तो 6 में से आपको पहला बताए हैं उड़िया। क्या बताए हैं? उड़िया। आपको मैप के द्वारा भी आपको बताए हैं। पहला क्या बताए हैं? उड़िया। उड़िया के बाद क्या बताए हैं आपको? आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा चलती है? तो आंध्र प्रदेश में चलती है आपका क्या? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में चलता है तेलुगु, और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा हो गया? तमिल। तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु में तमिल, 3 गो हो गया। उसके बाद फिर आपका केरल में कौन हो गया? मलयालम। कितना हो गया? 4। उसके बाद फिर ऊपर बढ़िएगा कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। कितना भाषा? 5 भाषा। और एक ऊपर से याद रखिएगा आपका संस्कृत। कौन सा भाषा? संस्कृत, याद रखिएगा संस्कृत। और यह भी सवाल एनटीपीसी में पूछता है कि सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो आप माइंड खोल के याद रखिएगा, अभी आपको बता रहे हैं। सबसे नई शास्त्रीय भाषा पूछेगा ना तो उड़ीसी मारिएगा। क्या मारिएगा? उड़ीसी मारिएगा। इसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है।
2014 में शास्त्र भाषा का दर्जा किसको दिया गया है? तो उड़ीसी को, जो कि उड़ीसा के अंदर में है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन शास्त्र भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन शास्त्र भाषा जो है वह याद रखिएगा आपका कौन है? तो तमिल है, जो तमिलनाडु में चलता है। कौन है? तमिल है, याद रखिएगा कौन है? तमिल है। वहीं संस्कृत जो शास्त्र भाषा है उसको शास्त्र भाषा का दर्जा कब दिया है? तो याद रखिएगा 2005 में। संस्कृत को 2005 में, संस्कृत को 2005 में, संस्कृत को 2005 में। आपको जुगाड़ देते हैं याद रखने का। जैसे आप लोग घर वगैरह में पूजा होता है, या जैसे जनरली घर से में सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है हिंदू धर्म में, तो आप लोग क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, जैसे पंडित जी बोलते हैं ओम नमः सोहा, ओम नमः सोहा यानी संस्कृत में बोलते हैं, तो आप भी बोलते हैं ओम नमः सोहा, यानी पांचों उंगली को जोड़ के ऐसे करके देते हैं। आप देते हैं, देते हैं, बोलते हाँ। तो इसका मतलब है कि 5 उंगली को जोड़ के हम बोल रहे हैं, यानी 2005 याद रखिएगा। 5 उंगली को जोड़ के हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं, यानी संस्कृत भाषा को जो शास्त्र भाषा का दर्जा मिला है वह 2005 में, 2005 में, 2005 में, 2005 में, संस्कृत 2005 में। वहीं आपको याद रखेगा, देखिएगा उड़ीसा से लेके आपको पूर्वी घाट में तमिलनाडु तक 3 गो राज्य मिला। तो उड़ीसा जहां शुरू कर रहे हैं सबसे नई शास्त्र भाषा, और जहां पर ये स्टेट में अंत कर रहे हैं तमिलनाडु में यानी पूर्वी घाट में, वो सबसे पुरानी शास्त्र भाषा। समझ में आ गया? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, यंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? यंग गर्ल, यंग मतलब युवा, गर्ल मतलब लड़की, तो याद रखिएगा अमृता नाम की लड़की जो है वह यंग गर्ल है। क्या है? यंग गर्ल। तो याद रखिएगा अमृता नाम की लड़की यंग गर्ल है, यानी यंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृता शेरगिल। क्या नाम है? अमृता शेरगिल। क्या नाम है? अमृता शेरगिल एक बहुत फेमस चित्रकार है। अमृता प्रीतम एक लेखक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अमृता शेरगिल हैं एक कौन, तो एक बहुत फेमस चित्रकारी है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एमएफ हुसैन भी कौन थे एक, तो याद रखिएगा चित्रकारी थे। एमएफ हुसैन भी कौन थे? चित्रकारी थे, याद रखिएगा। तो ये सब सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। और अमृता प्रीतम जो है उनका बहुत फेमस पुस्तक का नाम है कौन? तो याद रखिएगा 49 डेज। 49 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। 49 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। ये सब क्वेश्चन बिहार एसएससी में बहुत पूछता है, एनटीपीसी वगैरह में, इसलिए आप लोग याद रखिए, बस सुन के याद रखिए ना, आपका जीके जीएस हो जाएगा कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या जो थी कुल 15 थी, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की संख्या कितना था? 33। कितना था? 33। अनुसूचित जाति का संख्या 33। वहीं संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं हम लोग कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य थे। और 389 में से याद रखिएगा सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वो कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे। वहीं आपका अगले दिन 11 दिसंबर को जो अध्यक्षता किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। वहीं जवाहरलाल नेहरू का एक और पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है आपका ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वहीं मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे सपनों का भारत पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। वहीं यंग इंडिया का भी कौन है? महात्मा गांधी। नवजीवन का भी कौन है? महात्मा गांधी। ये सब याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन का भी कौन है? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन भी कौन है? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग को बता दें 2017-18 के दौरान
निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो आपके गवर्नर थे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो जस्टिस जे.एस. खेहड़, जस्टिस जे.एस. खेहड़। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चल रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, 50वें नंबर के चल रहे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जब यह जस्टिस जे.एस. खेहड़ जब न्यायाधीश थे 2017-18 में, तो उसी समय निजता का अधिकार यानी किसी चीज को आप छुपा के रख सकते हैं, यानी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी 2017 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पास किया गया और उसे मौलिक अधिकार में जो है कि उसे रखा गया अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। राइट टू प्राइवेसी किस में है? अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 के क में क्या है? तो अनुच्छेद 21 के क में याद रखिएगा वो बच्चों के शिक्षा से संबंधित है, बच्चों के शिक्षा से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में, और अपने अनुसार जो है कि हम अपना जीवन साथी चुन सकते हैं अनुच्छेद 21 में ही यह वर्णित है। आगे बढ़ते हैं अगला। और भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो कि भारत में ही जन्म लिए थे? तो याद रखिएगा वो सरोज होमी कपाड़िया थे। कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया। यानी आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले जो है कि मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सरोज होमी कपाड़िया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया बने थे। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी आपके महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 को हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसका याद रखिएगा कि इसका पहले जो नाम था वह संघ न्यायालय नाम था। क्या नाम था? संघ न्यायालय नाम था, जिसका स्थापना 1937 में हुआ था 1935 अधिनियम के तहत। उसी को मॉडिफाई करके 1950 में जो है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट किया गया। और भारत का सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जब 1950 में हुआ था तो उसमें आपका कुल न्यायाधीश की संख्या 8 हुआ करती थी। और वर्तमान में कुल न्यायाधीश की संख्या 34 है, 33 + 1 यानी 33 गो अन्य है और 1 गो मुख्य है। और एक जो मुख्य है वह कौन है? तो याद रखिएगा आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्षता किसने किया था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी। पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या कहते हैं? ओबीसी। तो याद रखिएगा भारत के अंदर में ओबीसी को पहली बार आरक्षण दिलाने का प्रयास, समझिएगा, भारत में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिलाने का प्रयास याद रखिएगा 1955 ईस्वी में ही, लगभग 1954-55 में ही काका कालेलकर के द्वारा किया गया था जवाहरलाल नेहरू के काल में। लेकिन वह पास नहीं हो पाया था और अंततः जाके लगभग 1979 में ओबीसी को पहली दर्जा बीपी मंडल आयोग के सिफारिश पर दिया गया था बीपी सिंह के काल में, याद रखिएगा। यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के काल में पहली बार ओबीसी को दर्जा वीपी मंडल कमेटी के सिफारिश पर दिया गया 1979 को याद रखिएगा। और वर्तमान में जनरल को जो दिया गया है या गरीब सवर्ण को जो आरक्षण दिया गया है वह 10% दिया गया है, जिसको ईडब्ल्यूएस कोटा कहते हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि 103 संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और भारत के अंदर में गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो गुजरात बना था। कौन बना था? गुजरात, क्योंकि मोदी जी ने दिलाने का काम किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जानते हैं। किसको जानते हैं? कनिष्क को जानते हैं। द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानते हैं? तो कनिष्क को जानते हैं, याद रखिएगा। और कनिष्क ने ही भारत और चीन के बीच सिल्क मार्ग का प्रशस्त किया था। यानी भारत और चीन के बीच सिल्क मार्ग का खोज किसने किया था? तो कनिष्क ने ही किया था, याद रखिएगा। और शक संवत का शुरुआत भी किसने करवाया है? तो कनिष्क ने ही करवाया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्यकालीन भारत के किस यात्री को, मध्यकालीन भारत में किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो मध्यकालीन भारत में मार्को पोलो को, मध्यकालीन भारत में मार्को पोलो जो कि इटली का यात्री था। आप लोग को पता है मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था, जो विजयनगर साम्राज्य में भ्रमण के लिए आए हुए थे।
तो याद रखिएगा मार्को पोलो का संबंध इटली से था। वह भारत में जब भ्रमण करने के लिए आया था तो वह मध्यकालीन भारत उस समय चल रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो आपका यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मध्यकालीन भारत में, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा सीधा कि भारत के किस यात्रियों को या फिर सीधा किस यात्री को या फिर किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो मारिएगा हुएनसांग। क्या मारिएगा? हुएनसांग। क्या मारिएगा? हुएनसांग, जो कि आपका हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में हुएनसांग आया था। आप लोग याद रखिएगा किसके काल में? हुएनसांग के काल में आया था। किसके काल में? हुएनसांग के काल में भारत आया था। आपका जो है कि हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और उसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। लेकिन अगर मध्यकालीन भारत में यात्रियों का राजकुमार कह देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मुंह से ही मार्को पोलो, जो कि इटली का यात्री था। कहां का यात्री था? इटली। अब अगर बात करते हैं इटली का, तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी कहां है? रोम है। और इटली की मुद्रा लीरा है। इटली की मुद्रा क्या है? लीरा है, याद रखिएगा। और इटली का राजधानी जो रोम है वह टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर। वहीं इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं, याद रखिएगा। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि चीन में बॉक्सर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा आपको किसी भी एग्जाम में, तो फंस जाइएगा। तो याद रखिएगा चीन में बॉक्सर विद्रोह पक्का पक्की 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में। चीन में बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था 1900 में हुआ था। लेकिन बक्सर का युद्ध जो भारत में हुआ था, याद रखिएगा, वह 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और आप लोग को पता है बक्सर का युद्ध का मैदान अपना बिहार के अंदर में बक्सर जिला के पास है। वहीं अगर हम बात करते हैं चीनी क्रांति कब हुआ था, जैसे आपका फ्रांसीसी क्रांति होता है, अमेरिकी क्रांति होता है, उसी तरह से चीनी क्रांति भी हुआ है। तो ये सब इस भी याद रखिएगा, मिलाने में आ जाएगा आपको कूट में, जो है कि बिहार एसएससी जब एग्जाम दीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सब में या एनटीपीसी में। तो याद रखिएगा कि चीनी क्रांति 1911 में। चीनी क्रांति कब हुआ? 1911 में। और 1911 में ही याद रखिएगा विटामिन का खोज फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था चीनी विटामिन का खोज। ठीक है, और चीनी क्रांति 1911 में। लेकिन चीन में पूछेगा लाल क्रांति कब हुआ था, तो चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में चीन में लाल क्रांति। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन, याद रखिएगा। क्या नाम है? युआन। लेकिन येन कहाँ का है? जापान का। दोनों बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चा, तो आपको जुगाड़ देते हैं। देखिएगा चोमदिका नो चीन 2 अक्षर का है और जो आका नो जापान 3 अक्षर का है। तो बड़का के साथ छोटका लगा देंगे और छोटका के साथ बड़का, यानी चीन 2 अक्षर का है तो इसके साथ 3 अक्षर वाला नाम लगा देंगे युआन, योरसिका ओआका नो युआन। वही जापान 3 अक्षर का है, उसके साथ छोटका लगा देंगे युएका नो येन। यानी जब एक दो बार से माइंड में रिकॉल कीजिएगा ना, आप कभी गलत नहीं मारिएगा। ऐसे ही करके हम लोग याद रखते हैं, तो जो है कि एग्जाम में आराम से बना देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, प्रकृति की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो प्रकृति की ओर वापस जाओ का नारा रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो ने। और रूसो का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा पुस्तक? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। कौन है? रूसो है, याद रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक या फिर सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है। कौन है? रूसो है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि धर्म अफीम के समान है, या किसने कहा है? तो धर्म अफीम के समान है, यह नारा जो दिया था वह कार्ल मार्क्स ने दिया था। कौन दिया? किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। वहीं दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा भी किसने दिया है? तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा भी कार्ल मार्क्स ने ही दिए हैं। कौन दिए हैं? कार्ल मार्क्स ने दिए हैं। और कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसको बार बार एग्जाम में आता है, जिसका नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है? तो मेखला चादर जो है वह असम राज्य का पारंपरिक पोशाक है। मेखला चादर कहाँ का है? असम का। मेखला चादर कहाँ का है? असम का। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर, याद रखिएगा। और असम जो है वह चाय के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा। और चाय का सबसे उत्पादन भी कौन करता है? तो असम करता है। और चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और चाय को हरा सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा सोना। और विश्व चाय दिवस जो मनाते हैं वह 15 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 दिसंबर को मनाते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और चाय में थिन नाम का जो है कि उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वर्तमान में जो है कि भारत के केंद्र सतर्कता आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान में जो केंद्र सतर्कता आयुक्त यानी CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आपको जुगाड़ देते हैं। किन्ने कहता है, जब आप बच्चा में गलती करते होंगे तो आपको मान लीजिए कि किसी दूसरे के से आप लड़ाई करके आए हैं। बच्चा पहले दूसरे लड़ाई कर लेते थे, जो है कि स्कूल में बैठने के लिए, या फिर रास्ता में ही लड़ाई कर लेते थे, या खेलने धूपने में लड़ाई कर लेते थे। तो मान लीजिए आप जो है कि दूसरे लड़का को आप मार के आ गए घर। वो लड़का जाके अपने घर में बोल दिया अपने पापा को, और वो जो है कि आपको आपके पापा को आके बोला, और आपके पापा जो है कि आपको देना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब है बोल दिए उसी दिन कि आप सतर्क हो जाओ। क्या हो जाओ? सतर्क हो जाओ, क्योंकि आप वास्तव में गलती करके आए हैं। यानी सतर्क हो जाओ वास्तव, यानी याद रखिएगा सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष है कौन? तो याद रखिएगा वास्तव करके जिस ऑप्शन में आएगा आप आंसर मार के आइएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप वास्तव में गलती किए हैं तो आप सतर्क हो जाइए। क्या हो जाइए? सतर्क हो जाइए। बताइए, आप गलती मारिएगा? नहीं मारिएगा। तो याद रखिएगा श्रीवास्तव जो है वह वर्तमान में सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र जांच ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्र जांच ब्यूरो यानी CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, जिसका स्थापना 1963 में हुआ है। कब हुआ है? 1963 में हुआ है CBI का स्थापना, याद रखिएगा। और याद रखिएगा CBI के जो वर्तमान में अध्यक्ष है कौन है? तो आपको जुगाड़ देते हैं। अगर आप बहुत दिन से घोटाला करते हुए आ रहे हैं ना, तो CBI ही आपका जांच करता है। आप लोग को पता होगा, बड़े बड़े नेताओं को जो रेड मारता है वह CBI वगैरह ही रेड मारता है। और मान लीजिए हम 2010 से ही हम घोटाला करते हुए आ रहे हैं, कोई बड़ा हम नेता है, तो इसका मतलब जब हम 2024 में जब पकड़ाएंगे तो 2010 से मेरा सूद समेत वो लौटा लेगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा CBI जब पकड़ता है तो वह सूद समेत लौटा लेता है। ना होता सूद, जब आप ब्याज पे पैसा देते हैं, जब वो पैसा ब्याज लेते हैं उसको गांव घर में सूद बोला जाता है, सूद। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सूद कौन लौटाता है? तो CBI जब पकड़ लेगा सूद समेत लौटा देगा। अच्छा, इससे पहले आपको जुगाड़ दिए थे, वास्तव में अगर गलती कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। यानी सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा श्रीवास्तव है। कौन है? श्रीवास्तव है। तो आप लोग जहां भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एक मुश्त होकर तैयारी कीजिए, और आप दिल और पूरा जी जान लगा के मेहनत कीजिए, क्योंकि आगे एग्जाम बिहार SSC एक गजब का अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है, एक अच्छा जॉब पाने का है। क्योंकि अगर इसमें आप मिस कर जाइएगा तो समझिएगा फिर यह वैकेंसी आपको जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका अगर देखने के लिए मिलेगा तो 5 साल के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए जो भी इसका एग्जाम देने वाले हैं, या फिर बिहार पुलिस का भी एग्जाम आगे आने वाला है, तो आप लोग आराम से मेहनत कीजिए, आपका सफलता सुनिश्चित है। तो चलिए आज के इस सेशन को आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज शुरुआत किए थे इसीलिए थोड़ा सा आज कम कंटेंट दिए, कल आपको हम जो है कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।